जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की क्या है संभावना है। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, यानी पादप हार्मोन इनमें से कौन है आपको बताना। आपको मालूम है बाबू पादप हार्मोन 5 होते हैं। पहला पादप हार्मोन होता है बाबू आक्जीन लिखता है। दूसरा पादप हार्मोन हम लोग के पास होता है बाबू जिब्रेलिन्स। क्या होता है बाबू? जिब्रेलिन्स। तीसरा पादप हार्मोन हम लोग के पास होता है साइटोकाइनिन। चौथा पादप हार्मोन होता है बाबू एब्सिसिक अम्ल। क्या होता है बाबू? एब्सिसिक अम्ल। चौथा पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल। और पांचवा पादप हार्मोन हम लोग के पास होता है बाबू एथिलीन। क्या होता है बाबू? एथिलीन। तो ये आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो देख लीजिए आक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। तो इनमें से कौन दिया हुआ है बाबू? आक्जीन नहीं है, जिब्रेलिन नहीं है, साइटोकाइनिन है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन सब के सब मनुष्यों में क्या होते हैं? पाए जाने वाले क्या है? हार्मोन है। समझ में आया बाबू? तो आंसर नंबर डी क्या है? सही है। समझ में आया? और 5 पादप हार्मोन का नाम याद रख लीजिएगा, आक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, यानी किस राज्य में जल को संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए सुरंगम का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बाबू केरल में। कहाँ किया जाता है बाबू? केरल में किसका उपयोग किया जाता है? सुरंगम का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है बाबू? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बाबू 3 नंबर, दांतों को साफ करने के लिए किस मंजन का उपयोग किया जाता है, यानी दांत को साफ करना है तो किनका उपयोग किया जाता है। देखिए बाबू दांत में जो क्या होते हैं, अम्ल हो जाते हैं, यानी अम्ली परत जम जाते हैं, तो इसको साफ करने के लिए हम लोग किसका? टूथपेस्ट का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आप देख ही लीजिए बाबू अम्ल को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? क्षार का उपयोग किया जाएगा। इसलिए जो भी हम लोग के पास दंत मंजन होता है, दंत मंजन किस प्रकृति का होता है बाबू? तो याद रखिएगा क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होगा बाबू? क्षारीय प्रकृति का होता है दंत मंजन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू? ए नंबर सही है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का उपयोग किया जाएगा। किस नेचर का होगा बाबू? क्षारीय नेचर का होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? दांत में अम्लीय परत जम जाते हैं, जिसको दूर करने के लिए हम लोग क्षारीय दंत मंजन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाबू किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। आप बताइए बाबू लेंस का जो आवर्धन होता है M बराबर क्या होता है बाबू? H बट्टा H। पढ़े हैं ना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। अगर ये लेंस है बाबू तो लेंस के लिए फॉर्मूला होता है V बट्टा U। क्या होता है बाबू? V बट्टा U। देखिए बाबू ऊपर कौन दूरी है? प्रतिबिंब दूरी। नीचे कौन दूरी है? वस्तु दूरी। यानी ये भी क्या है बाबू? आप जानते ही हैं कौन सी दूरी है बाबू? प्रतिबिंब दूरी। जबकि हम लोग के पास U क्या है बाबू? वस्तु दूरी। क्या है बाबू? वस्तु दूरी। यानी कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है? वस्तु दूरी। कितनी दूरी पर इमेज बनता है? प्रतिबिंब दूरी। अब बताइए बाबू M का अगर हम मात्रक निकालें, M का मात्रक बताइए बाबू, प्रतिबिंब दूरी मापेंगे तो किस में मापेंगे? मीटर, सेंटीमीटर। तो ये किस में आ जाएगा? मान लीजिए मीटर में। जबकि नीचे वस्तु दूरी अगर मापेंगे ये भी किस में आएगा? मीटर या सेंटीमीटर में। तो मीटर से मीटर क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी मात्रक नहीं निकला। यानी जब कोई भी मात्रक नहीं बचेगा तो इसको बोलते हैं बाबू मात्रकहीन। क्या बोलते हैं बाबू? मात्रकहीन। यानी किसी लेंस का आवर्धन का मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है क्लोरीन परमाणु की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी 72 कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। याद कीजिए वो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा, पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8, याद है, पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8, तो तीसरा में कितना बचेगा, 8 2 10, कितना होना चाहिए 17, कितना बचा बाबू 7 बचा। तो यही आपके पास 72 कक्ष के इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बाबू, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसके नाम से बाबू, संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है कि क्लोरीन के 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अगर कैल्शियम का पूछेगा, कैल्शियम ही ज्यादा पूछता है, तो याद रखिएगा 2 8 8 2, यानी 72 कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है, यानी सबसे सरल क्या है बाबू, मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, यानी सबसे सिंपल कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन है कितना होता है, CH4 होता है। और हाइड्रोकार्बन आपको मालूम है बाबू, जिसमें कार्बन और क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 कह रहा है वो निम्न में कौन सा संबंध सही है, यानी सत्य है, और किसके लिए बाबू, भी और किसके बीच बाबू, भी बराबर कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये ओम का नियम का कंडीशन है। किसके नियम का बाबू, यानी भी, आई और आर में रिलेशन किसके नियम में होता है, ओम के नियम में। और हम लोग पढ़े हैं बाबू ओम का नियम। ओम का नियम कितना होता है बाबू, याद रखिएगा ओम का जो नियम होता है, भी समानुपाती आई, यानी जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। और अगर इसको समानुपाती चिन्ह को हटा के बराबर में लाएं तो भी बराबर क्या होता है बाबू, आई आर होता है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, भी बराबर कितना होगा, आई आर होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू, जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, यानी किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को बाबू 2n स्क्वायर के द्वारा दिया जाता है, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर का मतलब है कि 2 तो 2 होगा, n मतलब यहां है बाबू कक्ष की संख्या। किसकी संख्या बाबू, कक्ष की संख्या, किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हमने देखा था पहले कक्ष में 2 अगर दिया जाए, यानी n बराबर अगर 1 मान लें, यानी फर्स्ट कक्ष इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। n के जगह पर कितना है बाबू, 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2। अगर n बराबर 2 मानिएगा तो 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू में किसका स्क्वायर, n का स्क्वायर, 2 इंटू में n के जगह पर 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 2 के स्क्वायर 4, 4 में 2 से गुणा कीजिएगा 8। अगर तीसरा कक्ष की बात करेगा तो कितना लिख दीजिएगा, 2 इंटू में किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। याद कीजिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 कितना, 9, 9 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18। अगर n बराबर कितना हो जाए बाबू, 4 हो जाए तो 2 इंटू में n, 2 का 2 नहीं 4 का, किसका बाबू, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एंड 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में 2 से गुणा कर देंगे 32। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर रहा है, बता रहा है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा 2n स्क्वायर। ये भी पूछ सकता है कि दूसरे को कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होना चाहिए, 8, पहला कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तीसरा कक्ष में 18, चौथा कक्ष में कितना हुआ 32। इसी तरह से पांचवा कक्ष अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, n बराबर कितना मान लीजिए 5, तो कितना होगा 2 इंटू में किसका स्क्वायर बाबू, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 दूना कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूना 50, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 की तरफ कह रहा है बाबू क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो याद कीजिए बाबू मेंडल का प्रयोग आप पढ़े होंगे, मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। अगर बड़ा पौधा को उन्होंने जीन लिया था, बड़ा पौधा के लिए क्या लिया था बाबू, याद कीजिए कैपिटल टी। और अगर छोटा पौधा यानी बौना पौधा के लिए क्या यूज किया था, बौना पौधा के लिए उन्होंने यूज किया था कितना बाबू, स्मॉल टी। तो कौन सा सही होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
मेरा रज्जु निकलता है, यानी मेरा रज्जु किससे निकलता है? मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोन्स वेलाई से, मेंडुला से। तो याद रखिएगा बाबू, मेरा रज्जु किससे निकलता है? मेंडुला। मेंडुला क्या है? मस्तिष्क के पश्च भाग में पाया जाता है, यहीं से निकलता है वो मेरा रज्जु, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। याद रखिएगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा बाबू, अंतरिक्ष से अगर आकाश देखा जाए तो किस रंग का दिखाई देता है? काला रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या नहीं होता है बाबू? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। क्या नहीं होता बाबू? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आपका आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कहां से? अंतरिक्ष से। और अगर कहां से देखेगा बाबू? अगर ये कहां से देखा जाए? नीचे से देखा जाए तो आकाश आपको कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? और कौन घटना पे एक काम करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन वायुमंडल, अंतरिक्ष में क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? यानी रक्त का जो बहाव होता है उसको रोकने का काम करता है, तो कौन सा भाग है वो रक्त का? तो याद रखिएगा, ब्लड प्लेटलेट्स। कौन होता है बाबू? ब्लड प्लेटलेट्स रक्त के बहाव को रोकता है, रक्त का स्कंदन करता है, थक्का लगाने का क्या करता है? कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है बाबू? सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बाबू, एल्केन का समान सूत्र होता है। सबको मालूम है बाबू, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ये किसका होगा बाबू? एल्केन का क्या होता है समान सूत्र? CnH2n+2। कितना होगा बाबू? CnH2n+2 किसका बाबू? एल्केन का क्या है? फॉर्मूला है। अगर हमसे पूछता है बाबू एल्कीन का, एल्कीन, तो एल्कीन का क्या बोलते हैं बाबू? CnH2n। और एल्काइन का क्या बोलते हैं बाबू? एल्काइन का हम लोग बोलते हैं CnH2n-2। CnH2n-2, जहां n क्या है बाबू? कार्बन की क्या है? संख्या है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर ऑप्शन क्या है बाबू? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? यानी कौन सा पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, ये आपको बताना है। पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। बाबू देखिए, पर्यावरण में कब अनुकूलन नहीं होगा? जब पर्यावरण में काफी ज्यादा क्या उत्पन्न होगा? प्रदूषण उत्पन्न होगा। तो किससे चलने से प्रदूषण उत्पन्न होगा बाबू? पैदल चलने से कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होगा, साइकिल चलने से कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होगा। किससे चलने से बाबू? मोटरसाइकिल से चलने से क्या उत्पन्न होगा? प्रदूषण उत्पन्न होगा। इसलिए यह क्या है? पर्यावरण के लिए अनुकूलन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? क्योंकि मोटरसाइकिल से चलने पर क्या होगा? मोटरसाइकिल से चलने से ईंधन जो क्या होगा? पेट्रोल होगा, वो जलेगा और धुआं क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? पढ़े होंगे बाबू, ऑक्सीजन का फॉर्मूला कितना होता है? ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला पूछेगा, O2। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। यानी कितने बाबू? द्वि आबंध होते हैं। कितने होते हैं बाबू? द्वि आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 कह रहा है बाबू कि स्वपोषण के लिए आवश्यक है। यानी स्वपोषण के मतलब जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करें, यानी जिनकी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी बाबू? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित जरूरी है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य का प्रकाश भी होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है बाबू? सभी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, ये ऑप्शन होगा डी नंबर। ये आपको क्या रखना है? याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां होता है? यानी कहां प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होती हैं? तो मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहरी परत क्या होती है बाबू? कार्निया होती है। मानव नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी परत क्या होती है? कार्निया होती है। तो कार्निया में होगा, तो कार्निया के कौन परत से होगा बाबू? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होगा।
अधिकांश प्रकाश के किरणों का अपवर्तन। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी कार्निया मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत है और बाहरी परत है, इसी से अपवर्तन की क्रिया ज्यादा होती है। और यह भी याद रखना है कि नेत्र दान में कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया दान किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो याद रखिए बाबू, ओजोन जो क्या होता है? परत होता है, यानी हम लोग को किस किरण से बाबू? परावैंगनी किरणों से बचाता है। किससे बचाता है बाबू? परावैंगनी किरणों से बचाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। यानी ओजोन परत किस हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? परावैंगनी किरणें अल्ट्रा वायलेट रे से क्या करता है? बचाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के मतलब है जिससे काफी कम धुआं क्या होगा? उत्पन्न होगा। तो किससे काफी कम धुआं उत्पन्न होगा बाबू? ऑप्शन है कोयला से, लकड़ी से, प्राकृतिक गैस है, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस से कम धुआं उत्पन्न होगा, यानी स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है? प्राकृतिक गैस है। समझ में आएगा बाबू? नेचुरल गैस क्या है? एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जिससे काफी कम धुआं उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु के मतलब बाबू कि एक ही जंतु में, यानी एक ही जंतु में नर और मादा भाग, नर एंड मादा जनन भाग पाए जाते हैं। नर और मादा जनन अंग क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन है बाबू? केचुआ। केचुआ क्या है बाबू? जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही जंतु में क्या होता है? पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, उभयलिंगी, या इसी को बोल सकता है द्विलिंगी। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में कौन एक लिंगी क्या है? पुष्प है। एक लिंगी पुष्प के मतलब बाबू जिसमें नर और मादा क्या होंगे? अलग अलग, नर और मादा भाग जो होंगे अलग अलग पुष्पों में होंगे। यानी नर एंड मादा, मादा जनन अंग, नर और मादा जनन अंग क्या होंगे बाबू? अलग अलग पुष्प में होंगे। अलग अलग किस में होंगे बाबू? पुष्प में होंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये आपको याद रखना है, पुष्प में होगा तो उसको क्या बोलेंगे बाबू? एक लिंगी। और एक ही पुष्प में दोनों भाग हो तो क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। तो याद रखिएगा पपीता। पपीता क्या है बाबू? तो याद रखिएगा एक लिंगी पुष्प है, जबकि गुड़हल, सरसों ये कैसे हैं बाबू? तो याद रखना है, यानी ये कैसे हैं? उभयलिंगी। क्या है बाबू? उभयलिंगी या द्विलिंगी कह दीजिएगा इनको। ये उभयलिंगी द्विलिंगी है, ये भी उभयलिंगी और क्या है बाबू? द्विलिंगी है। समझ में आया कि नहीं? तो कौन इसमें नहीं है बाबू? कौन इसमें एक लिंगी पुष्प है? तो याद रखिएगा पपीता। बहुत बार पूछा है। उभयलिंगी अगर जंतु के बारे में बात करें तो केचुआ, और याद रखिए उभयलिंगी पुष्प की बात करें गुड़हल, सरसों, ये सब कैसे हैं बाबू? उभयलिंगी है। अगर बात करें जब पपीता कैसा है? एक लिंगी। एक लिंगी समझ में आ रहा है? नर और मादा, नर और मादा जन अंग अलग अलग अगर पुष्प में होगा, अलग अलग जीव में होगा तो बोलेंगे एक लिंगी। और एक ही जीव में होगा नर और मादा जन अंग तो उसको क्या बोलेंगे बाबू? उसको क्या बोलेंगे? उभयलिंगी या द्विलिंगी बोलेंगे। ठीक है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? अगर अधातु कह रहा है तो क्या होगा वो? ब्रोमीन। अगर धातु कहता तो धातु होता तो क्या होता है? पारा होता। लेकिन अधातु कह रहा है तो क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पारा धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? अधातु पूछ रहा है। ठीक है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बाबू धोबिया सोडा का रासायनिक फार्मूला, यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है बाबू? Na2CO3 इंटू में 10H2O। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। सब याद है आपको? जल्दी जल्दी याद करते चलिए। कह रहा है बाबू निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यानी कौन जीवाणु के कारण रोग उत्पन्न होने वाला नहीं है? तो इसको हमको बताना। देखिए बाबू ये जो गोनोरिया और सिफिलिस होता है,
आप याद रखिएगा ये कैसा रोग है बाबू, लैंगिक जनन रोग। कौन रोग है, लैंगिक जनन रोग है, जो किसके कारण होता है बाबू, तो याद रखिएगा ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीवाणु का। जबकि मस्सा किसके कारण होता है बाबू, विषाणु के कारण होता है। यानी कह रहा है कि कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो याद रखिएगा मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, क्योंकि किसके कारण होगा, विषाणु कारण होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बाबू, 25 कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे क्या है, कम है। तो याद रखिए कौन मुलायम होता है बाबू, सोडियम, जिसे चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम का गलनांक क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। याद कीजिए वो ऑक्सीजन का योग, जहां ऑक्सीजन का योग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। इंग्लिश में बाबू क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बाबू, ऑक्सीडेशन। या इसी को और किसके नाम से जानते हैं, उपचयन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, उपचयन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, उपचयन। उपचयन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होने की प्रक्रिया उपचयन, या उसी को क्या बोलेंगे बाबू, ऑक्सीडेशन। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के मतलब जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में ऊर्जा के लिए बड़े पैमाने पर करते हैं, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है और काफी लंबे समय से किया जा रहा बड़े पैमाने पर। तो उसका क्या नाम दिया था बाबू, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए बाबू आपके पास इनमें आपके पास क्या क्या दिया है, जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत। भूतापीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग नहीं होता है। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत यूरेनियम का कहां हम लोग बार बार यूज करते हैं, या रेडियो सक्रिय तत्व का कहां यूज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं बाबू, जैव मात्रा यानी बायोमास का। और जैव मात्रा क्या होता है बाबू, जो पौधा तथा जंतु से, किससे मिले, पौधा एंड किससे बाबू, जंतु से प्राप्त होने वाला, पौधा तथा जंतु से प्राप्त होने वाले जो भी क्या है, ईंधन। प्राप्त होने वाले क्या बाबू, ईंधन, उनको क्या बोलते हैं बाबू, तो उनको जैव मात्रा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। हाँ, कोयला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कोयला किससे बनता है, हजारों करोड़ों साल अपघटन के बाद बनाते, इसमें उनको यूज नहीं करते हैं, जो काफी लंबे समय के बाद निर्माण ना हो, जैसे लकड़ी, उपला, इन फसलों का अपशिष्ट, ये सब क्या है, जैव मास है। यानी क्या है बाबू, बायोमास, जैव मात्रा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है बाबू 28 का रहा संगमरमर का रासायनिक सूत्र, सबको मालूम है बाबू। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। क्या होता है बाबू, CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है बाबू क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। जब अति भारण की कंडीशन होती है बाबू तो ओवरलोड हो जाता है, और ओवरलोड की कंडीशन में क्या होता है, धारा का मान बहुत ही क्या होता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। यानी जब भी अति भारण होगा धारा का मान बहुत ही कम हो जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट होगा, लघु पतन, क्या होगा बाबू, अगर लघु पतन कहता तो लघु पतन की कंडीशन में धारा काफी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। धारा का मान काफी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अधिक अगर कहेगा काफी अधिक हो जाता है, तो काफी अधिक होगा तो लघु पतन, और कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे बाबू, अति भारण। समझ में आया कि नहीं बाबू, मैंने सब कुछ बता दिया, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है बाबू, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, मतलब कहाँ ज्यादा प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, यानी जीवों में काफी ज्यादा कहाँ विविधता पाई जाती है, फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन में काफी अधिक प्रकार के पौधे और काफी अधिक प्रकार के जंतु क्या होते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए वहां जैव विविधता क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा
वर्ण या रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो किस रंग का वायुमंडल में काफी ज्यादा प्रकीर्णन होता है? तो याद रखिएगा बाबू, सबसे ज्यादा किस रंग का होता है? बैगनी। किसका होता है बाबू? बैगनी। बैगनी, उसके बाद क्या आता है? जामुनी, उसके बाद क्या आता है बाबू? नीला। जामुनी, नीला, हरा, फिर कौन आता है बाबू? पीला, फिर क्या आता है बाबू? नारंगी, और फिर कौन आता है? लाल। तो सबसे ज्यादा किसका बाबू प्रकीर्णन होता है? बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है बाबू? बैगनी रंग का। तो बैगनी इसमें नहीं है, बैगनी नहीं है, जामुनी भी नहीं है, कौन आ रहा है वो? नीला। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है कि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होगा? अधिक होगा इन चारों ऑप्शन में। अगर सब बैगनी रहता तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला। नीला रंग का ही प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा है, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है बाबू? निर्वात या हवा? निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कितनी होती है बाबू? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये आपको याद रखना है। जल की बात किया जाए कितना होता है वो? 2.25 इंटू में 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर शीशा की बात किया जाए 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और हीरा का सबसे ज्यादा, ये ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो याद रखिएगा इसका मान सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है। सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है बाबू? तो याद रखिएगा हीरा का। लेकिन यहां हमसे पूछ रहा किस में प्रकाश की चाल अधिक होगी? देख ले, 3 सबसे ज्यादा है, यानी हवा में प्रकाश की चाल सबसे क्या होगी? अधिक होगी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आ रहा है अबाउट 33 चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ये आपको बताना है किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इस पर निर्भर करता है। चालक के तापमान पर, इस पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है बाबू? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है बाबू? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। आपको फॉर्मूला याद होगा, R बराबर कितना होता है बाबू? ρL/A। लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, साथ साथ किस पे डिपेंड कर रहा है बाबू? अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड कर रहा है। अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। बताइए निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये आपको बताना है कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण किसका बाबू फोकस दूरी धनात्मक होता है? अगर हम बात करें समतल दर्पण की तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है बाबू? अनंत होती है। अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण का तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बाबू? धनात्मक होती है। अगर मैं बात करूं अवतल का तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है बाबू? ऋणात्मक होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर ऑप्शन सही है। किसका बाबू? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। समतल दर्पण का पूछेगा बाबू अनंत, और अवतल दर्पण का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बाबू, 35 क्वेश्चन आ रहा है हम लोग के पास, कह रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? कौन वृद्धि हार्मोन का काम करता है? आक्जिन और जिब्रेलिन। लेकिन आक्जिन नहीं है, कौन है बाबू? जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ठीक है बाबू, ये तो याद करते चलिएगा। अच्छा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन उपधातु है बाबू? ये आपको बताना है। देखिए बाबू, ये जिंक और कैल्शियम क्या है बाबू? धातु है। जर्मेनियम है ये बाबू। जर्मेनियम क्या है बाबू? उपधातु है। जबकि कार्बन क्या है बाबू? अधातु है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी नंबर सही है। जर्मेनियम क्या है बाबू? जीई के मतलब जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है, यानी संकुचन वाला होता है। संकुचन वाला होता है बाबू, याद रखिएगा 120। कितना होता है? 120 mm। किसका बाबू? अगर संकुचन कहेगा, संकुचन कहेगा तब। और अगर शिथिलन की बात करें तो कितना याद रखिएगा?
80 mm किसका होता है बाबू? शिथिलन का होता है, शिथिलन। और अगर आपसे रक्तचाप पूछ दिया जाए, रक्तचाप या रक्तदाब, रक्तचाप तो याद रखिए कितना होता है बाबू? 120 बट्टा कितना होता है? 80 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू? शिथिलन अनुशीतलन का कह रहा है, इसका मतलब ए नंबर क्या है? सही। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बाबू कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? यानी विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो याद रखिएगा विद्युत मोटर। किसमें किया जाता है बाबू? विद्युत मोटर में विभक्त वलय, जबकि विद्युत जनित में सर्पी वलय का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है बाबू? तो इसमें याद रखिएगा सर्पी वलय। किसका बाबू? सर्पी वलय का इसमें उपयोग किया जाता है, जबकि विभक्त वलय किसमें होता है बाबू? विद्युत मोटर में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। सबको मालूम है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? कूलाम होता है। क्या होता है बाबू? कूलाम होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। ओम किसका मात्रक है बाबू? प्रतिरोध का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। तो सब आप याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, आप इन्हें क्या रखिएगा? याद रखिएगा। तो आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर बाबू 7 से 7.8 कितना पीएच पे? 7 से 7.8 पीएच के बीच क्या करता है? कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। 41 कह रहा है बाबू गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है। यानी जो भी आपके पास गोली दर्पण दिया रहता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास गोली दर्पण है, देखिएगा बाबू ये कैसा दर्पण है? गोली दर्पण है। अब बाबू मान लीजिए इधर दाहिने साइड हमेशा कलई कर देंगे। कौन सा दर्पण हमने मान लिया? ये कौन दर्पण है बाबू? अवतल। कौन दर्पण बाबू? अवतल दर्पण। अब देखिए परावर्तक पृष्ठ का मतलब यही है, इधर से लाइट आएगा टकरा के लौटेगा, तो ये आपके पास परावर्तक पृष्ठ है। तो ये वृत्ताकार परावर्तक पृष्ठ का सीमा रेखा, ये उसका कौन रेखा है बाबू? सीमा रेखा। इस सीमा रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है द्वारक। क्या कहा जाता है बाबू? द्वारक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? द्वारक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ठीक है बाबू। यानी गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाती है? गोली दर्पण का द्वारक कहलाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के पास हम लोग पहुंचते हैं। 42 कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है उत्तल दर्पण का, तो बाबू उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, जबकि यहाँ दो मान ऋणात्मक है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो नहीं होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। आप फार्मूला पढ़े बाबू, एफ बराबर कितनी होती है? आर बाई क्या होती है? 2 होती है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? आर के जगह पर वक्रता त्रिज्या, आर के जगह पर कितना दिया? 32 और बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, 16 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? एफ बराबर कितनी होती है? आर बाई 2। एफ बराबर आर के जगह पे कितना है बाबू? 32 बट्टा 2 यानी कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अब याद कीजिए बाबू उत्तल दर्पण की फोकस जो धनात्मक होती है, तो धनात्मक और ऋणात्मक हो नहीं सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर कह रहा है बाबू कि यदि किसी बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यानी आपसे पूछा गया है बाबू कि हम लोग के पास जो प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो ऋणात्मक है। तो आप याद रखिएगा जब भी वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा बाबू? वास्तविक यानी यहाँ उल्टा बनेगा। उल्टा जब भी प्रतिबिंब बनेगा, आपको मैंने बताया है इस कंडीशन में किसका मान बाबू?
आवर्धन, आवर्धन m का जो मान होगा किस में आएगा, माइनस में। जब आपके पास कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी यानी काल्पनिक, काल्पनिक कैसा होता है, सीधा, तो सीधा की कंडीशन में आवर्धन m का मान क्या आएगा, प्लस आएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, कह रहा है कि ऋणात्मक होना चाहिए तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इस कंडीशन में आवर्धन का मान क्या होगा बाबू, ऋणात्मक होगा। अगर धनात्मक है तो इसका मतलब समझ जाना है कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। अगर माइनस में है तो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है बाबू, चलिए बताइए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। देखिए पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूं, ये कहां से होता है बाबू, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बाबू कि जब सूर्य का प्रकाश कौन बाबू, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के कण, सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। तो याद रखिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है बाबू, तो बैगनी, बैगनी नहीं है तो जामनी, जामनी नहीं है तो नीला, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होगा बाबू, अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं, इसीलिए वायुमंडल आपको कैसा दिख देता है, नीला रंग का क्या होता है, दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए बाबू 46 क्या कह रहा है बाबू, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो याद रखिएगा भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इनकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और कितने वोल्ट की बाबू, 220 वोल्ट की। कौन सी धारा होंगी बाबू, प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट की क्या होंगी, प्रत्यावर्ती धारा, जिसकी आवृत्ति कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। अगर आपसे दिष्ट धारा पूछ दे, कौन धारा बाबू, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा की अगर आपसे आवृत्ति पूछ दे बाबू तो आवृत्ति कितनी होती है, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है बाबू, 0 होती है। ठीक है, सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उसकी वोल्ट मीटर का अल्पमापांक ज्ञात करें। इसके लिए कुछ नहीं करना है बाबू, आपको देख लेना है कि V1 और V2 कितना दिया है। देख लीजिए, इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V2। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, V1 और कितना बाबू, V2। तो जब भी आपसे क्या पूछे बाबू, अल्प मापांक, क्या पूछे बाबू, अल्प मापांक पूछे, टेंशन नहीं लेना है। आप अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दीजिएगा, V2 माइनस V1, और नीचे जितना विभाजन चिन्ह है नीचे क्या लिख दीजिएगा बाबू, कौन सा चिन्ह, विभाजन चिन्ह लिख दीजिएगा। एकदम आसानी से आपका आंसर हो जाएगा, विभाजन चिन्ह हो जाएगा। ठीक है बाबू, कौन लड़का बताया कितना होगा, V2 माइनस V1, 1 में से 0 निकल जाएगा 1, और नीचे बाबू आपके पास क्या आया, विभाजन चिन्ह कितना आया बाबू, विभाजन चिन्ह कितना कह रहा है, 20 कह रहा है, 1/20, यानी 1 में किससे भाग देना है, 20 से भाग देना है। तो कितना आ जाएगा, वो भाग दे दीजिए, 1 में किससे भाग दीजिए, 20 से, दशमलव बैठाइए तो क्या आ जाएगा, 0, एक और 0 बैठाएगा तो 100, और 20 पच्चे क्या हो जाएगा बाबू, 100 हो जाएगा, यानी 20 पच्चे 100, 20 पच्चे 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बाबू, 0.05, यानी 0.05। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी नंबर क्या है, सही है। देख लीजिएगा बाबू थोड़ा सा, ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अल्पमापांक जब भी पूछेगा V2 माइनस V1, या जो भी अगर धारा का पूछेगा तब भी लिखेगा अंतिम धारा माइनस प्रारंभिक धारा, और बट्टा विभाजन चिन्ह जितना होगा, कितना विभाजन चिन्ह है, 20। तो V2 माइनस V1, V2 1 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, 1 में से 0 जाएगा 1, और 1 में किससे भाग दे, 20 से, कितना आएगा, 0.05। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा हो कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन है। कुछ नहीं है बाबू, जब भी आपसे माइक्रो एम्पियर पूछेगा, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, नैनो एम्पियर, पीको एम्पियर, कुछ नहीं समझना है आपको।
बस याद कर लीजिए, माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, मिली मतलब 10 के पावर -3, नैनो मतलब 10 के पावर -9, पीको मतलब 10 के पावर -12। अगर एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखेगा ऐसे तो आप कहिएगा 10 के पावर -10। ठीक है, तो कौन सा सही है वो माइक्रो 10 के पावर -6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से हर साल एक कंडीशन पूछ सकता है, आप इन्हें क्या रखिएगा, याद रखिए। देख लीजिए, माइक्रो 10 के पावर -6, मिली 10 के पावर -3, ये क्या है, नैनो 10 के पावर -9, पिकोमीटर नहीं, या पिको एम्पियर लिख सकते हैं, एम्पियर में पूछेगा 10 के पावर -12, और यहाँ माइक्रो, यहाँ क्या हो जाए एंगस्ट्रॉम, और एम्पियर दे देगा 10 के पावर -10, लास्ट में सब में क्या रहेगा बाबू, एम्पियर रहेगा। क्या रहेगा बाबू, एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी नंबर क्या है, सही। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि छड़ चुंबक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 50 घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार, अगर आपसे पूछेगा विद्युत, क्या पूछेगा बाबू, विद्युत तन्मय तार, तो इसका बाबू याद रखिएगा कैसा होता है बाबू, लाल। कैसा होता है, लाल। अगर आपसे पूछेगा उदासीन, कैसा होता है बाबू, काला। कैसा होता है, काला। अगर आपसे क्या पूछेगा भूतार, अर्थिंग वायर, भूतार, तो भूतार कैसा होता है बाबू, हरा होता है। तो आप याद रखिएगा, उदासीन पूछ रहा है तो कैसा होगा, काला। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 51 किसी युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। किसमें दिक् परिवर्तक का यूज होता है बाबू, यानी विद्युत जनित्र में किसका यूज होता है, यानी दिक् परिवर्तक का कार्य करता है विभक्त बल, यानी विद्युत जनित। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 52 जल की विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बाबू जल का विद्युत संयंत्र की बात हो रही है, तो जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है बाबू, जल की कौन ऊर्जा बाबू, स्थितिज ऊर्जा। जल की स्थितिज ऊर्जा को हम लोग चेंज करते हैं कौन से ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो जल की कौन ऊर्जा का यूज किया जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करके क्या उत्पन्न किया जाता है बाबू, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में। ठीक है बाबू। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है बाबू, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है बाबू, उत्तर प्रदेश में है बाबू नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। 54 कह रहा है बाबू निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है, तो याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 क्या हो गया बाबू, यहाँ देखिए ZnSO4 प्लस Cu हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन बाबू, यहाँ पे सर ZnCu को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। क्या कर दिया बाबू, देखिए यहाँ पे कौन था Cu, यहाँ पे क्या है Zn, ये आया, इसको इसके जगह से क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि जिंक Cu से अधिक क्रियाशील है। जब एक क्रियाशील तत्व दूसरे क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके स्थान से हटाता है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन, या कौन अपक्रिया बाबू, विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। समझ में आया कि नहीं बाबू, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, 56 कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, नीला लिटमस पत्र को लाल किया, नीला को किस में चेंज किया बाबू, लाल में। और जो नीला को लाल में चेंज करता है वो क्या कहलाता है, वो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, नीला लिटमस पत्र को लाल करता है तो अम्ल कहलाता है। और अम्ल का पीएच मान इनमें कौन हो सकता है, 7 से कम। पीएच मान
क्या हो जाएगा बाबू, इसका pH मान क्या हो जाएगा बाबू, 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और 7 से कम इसमें कौन है बाबू, ए नंबर क्या है, सही है, 5 सही है। ठीक है बाबू, चलिए आप ये भी देख लीजिएगा, इनमें सब देखिए बाबू 7 से अधिक है, 7 से अधिक तो सब नहीं हो सकता है ना, कम ना होगा, तो ये बाबू क्या हो जाएगा, 7 किसके लिए होता है बाबू, उदासीन के लिए, और 8 10 यानी 7 से अधिक है तो किसके लिए होगा बाबू, भस्म यानी क्षार के लिए होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है बाबू, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, यानी कहां से ऑक्जेलिक अम्ल, बाबू थोड़ा देख लीजिए, सब दिखाई दे रहा है नीचे वाला भी। चलो, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल किससे मिलता है बाबू, टमाटर से। किससे मिलता है, टमाटर से। संतरा से कौन सा अम्ल मिलेगा बाबू, सिट्रिक अम्ल। क्या मिलेगा बाबू, सिट्रिक अम्ल मिलेगा। जबकि यहाँ हम लोग के पास सिरका से क्या मिलता है बाबू, सिरका किस से, कौन सा, यानी एसिटिक अम्ल। क्या मिलता है बाबू, एसिटिक अम्ल मिलता है। जबकि किससे बाबू, इमली से क्या मिलता है, टार्टरिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है बाबू, टार्टरिक अम्ल मिलता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, यानी टमाटर क्या है बाबू, टमाटर से हमको मिलेगा ऑक्जेलिक या ऑक्सेलिक लिखा है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। ऑक्जेलिक अम्ल किससे मिलेगा, कहिएगा सर टमाटर से मिलेगा। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है बाबू, पोटेशियम। कौन बाबू, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है एक्वा रेजिया रॉयल वाटर किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो याद कीजिएगा, आपसे पूछने का तरीका चेंज कर सकता है। तो आप याद रखिएगा HCl अनुपात HNO3। जो लोग नहीं जानते होंगे HCl को बोलिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलिएगा बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HNO3 आप जानते ही हैं बाबू क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल ये इनका जो रेशियो होता है, रेशियो याद रखिएगा 3 अनुपात कितना होता है, 1, यानी 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। और यही क्या है बाबू, रॉयल जो वाटर है, जो क्या करता है, किसी भी कठोर धातु को क्या कर सकता है, घुला सकता है, क्योंकि इससे नवजात क्लोरीन क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। क्या निकलेगा बाबू, नवजात क्लोरीन। यानी कौन सही होगा बाबू, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, यानी देख लीजिए 3 अनुपात 1 होना चाहिए। तो 3 अनुपात 1 आपको कहां दिख रहा है बाबू, 3 अनुपात 1 दिख रहा है ऑप्शन नंबर किसमें बाबू, सी में दिख रहा है। तो सी क्या है, सही है। क्या है बाबू, सी नंबर क्या है, सही। कोई दिक्कत है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, 60 नंबर कह रहा है बाबू आपके पास कि CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है, यानी CHO कौन क्रियाशील समूह है बाबू। तो याद कर लियो CHO जो होता है एल्डिहाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कीटोन का क्या होता है, COR। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH। अल्कोहल का बाबू OH। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन बनेंगे। प्रोपेन का फार्मूला पूछ रहा, फार्मूला दिया है आपको, स्ट्रक्चर पहले बताइए। प्रोप मतलब कितना होता है, वो 3। कितने कार्बन बनेंगे, 3, 1 2 3। कितना कार्बन बाबू, 3 कार्बन। अब बताइए एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। अब इसके बारे में बात कीजिए बाबू, कितना बॉन्ड बना है, 1, केवल 1। देखिए ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, इधर नहीं है, कितना बॉन्ड बना है, 1। तो कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसके बारे में बताइए, वो 1 और 1 2 बनाया है, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। क्योंकि और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा, 4 बनाना चाहिए। अब देखिए वो ये C है, सिर्फ 1 ही बॉन्ड बनाया है।
आगे बनाया, ऊपर नहीं बनाया, नीचे नहीं बनाया, इधर नहीं होता। एक बॉन्ड कितना बचा और 3, तो 3 यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए बाबू, हाइड्रोजन। 3 क्या जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन। अब देख लीजिए कितना ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यही है सहसंयोजक बंधन। क्या है बाबू, सहसंयोजक बंधन। देखिए कितना बन रहा है, आप लोग चेक कीजिए। देखिए बाबू ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना बॉन्ड बना बाबू, 10। कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही। यही पूछ रहा है सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी होगी, तो सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी होगी बाबू, 10 होगी। किसमें, प्रोपेन में C3H8। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, तो बाबू घटता है। क्या होता है बाबू, घटता है। किसी आवर्त में बाएं से कहां चलिए, दाएं चलिए, तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी बाएं से दाएं चलेंगे बाबू तो परमाणु का कक्ष वही रहेगा, लेकिन नाभिकीय आवेश यानी परमाणु संख्या बढ़ेगा, जिसके कारण आकर्षण बल बढ़ने के कारण क्या होगा बाबू, परमाणु आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जबकि अगर हम वही वर्ग में ऊपर से नीचे आते, कक्ष संख्या बढ़ती, तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। देखिए बाबू, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ यानी किसकी संख्या पूछ रहा है आपसे, वर्ग की संख्या पूछ रहा है। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। कितनी होती है बाबू, 18 होती है। अगर क्षैतिज पूछेगा, क्षैतिज, तो क्षैतिज कतार अगर पूछेगा तो क्षैतिज कतार की संख्या कितनी होती है, 7। इनको क्या नाम दिया जाता है बाबू, आवर्त नाम दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू, सब आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा हो कि एक छात्र परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट होगा कि तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की एक बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। देखिए वो सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी क्या होता है वो फॉर्मूला, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बाबू, उसमें उसने क्या किया, एक तनु विलयन में सार्वभौम सूचक, सार्वभौम सूचक के मतलब जिसमें आम्ल भस्म को क्या करने के लिए बाबू, निर्धारण करने के लिए पीएच मान होते हैं। जैसे उसका यूज किया तो ये किस रंग में चेंज हो जाता है बाबू, हरा रंग में क्या होता है, चेंज हो जाता है। किस रंग में चेंज होगा बाबू, हरा रंग में, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है यानी मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो चमकीला उजला प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी कैसा प्रकाश उत्पन्न होगा, उजला। कई लोग मार देंगे पीला, नहीं, कैसा, उजला प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन। देखिए वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बाबू कि एक परख नली में लिए गए विलयन में किसका बाबू, एक कील को डुबाया जाता है और आधे घंटे के बाद देखा है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। जांच परख नली था, यानी क्या मिलाया जाता, लोहा। अब देखिए लोहा है, अगर उसको किसी परख नली में क्या किया गया, मिलाया गया। यहां मैं लिख देता हूं बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर देता हूं। हम लोग को कौन सा कील मिलाना है बाबू, Fe का। किसका मिलाना है, Fe का मिलाना है। तो आप बाबू Fe यानी ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या मिलाया, एक Fe का क्या मिलाया बाबू, रॉड मिलाया। तो आपको बताना ये जो विलयन है कौन सा होगा। अब देखिए Fe जो होता है बाबू, एक ही इसमें से है कॉपर, जिससे क्रियाशील होता है, बाकी सबसे क्या है, कम क्रियाशील है। यानी वो क्या करता है, आएगा और इसमें से धातु को विस्थापित करेगा, जिसके कारण रंगीन
रंगीन सॉल्यूशन का क्या होगा, निर्माण होगा। तो कॉपर जिंक, कॉपर कह रहे हैं Fe जिंक से क्रियाशील नहीं है, कॉपर से क्रियाशील है, तो इसलिए किसका सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट का। फेरस से नहीं है, एल्युमिनियम से नहीं है, यानी आएगा Cu को हटाएगा और Fe रिएक्शन करेगा, जिसके कारण क्या बन जाएगा बाबू, Cu बाहर हो जाएगा और FeSO4 हो जाएगा, और यह एक क्या होगा, रंगीन कलर क्या करेगा, देगा। यानी कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि रक्तचाप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बाबू, यानी ब्लड प्रेशर बीपी मापने के लिए किसका बाबू, स्फिग्मोमैनोमीटर। किसका बाबू, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या मापने के लिए, बीपी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है बाबू, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है, तो आप पढ़िए चुके हैं बाबू, प्लेटलेट्स। कौन होते हैं बाबू, प्लेटलेट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रक्त का थक्का लगाने का काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर बाबू 69 कह रहा आवर्तु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए वो ध्यान से, आवर्तु ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं बाबू, थायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं बाबू, थायराइड ग्रंथि। अब देखिए बाबू, थायराइड ग्रंथि जो होता है कौन सा हार्मोन निकालता है बाबू, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब देख लीजिए बाबू, थायरॉक्सिन हार्मोन तभी बनेगा जब किसकी उपस्थिति हो बाबू, आयोडीन की क्या हो, उपस्थिति हो, आयोडीन की उपस्थिति। आयोडीन की उपस्थिति में ही वो क्या बनाता है बाबू, तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। तो आयोडीन देख लीजिए, सोडियम क्लोरीन फास्फोरस, आयोडीन इसमें नहीं है, लेकिन जब भी होगा मान लीजिए यहाँ आयोडीन है तो आयोडीन सही होगा। अगर ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन इसमें गलत दिया है, आप याद रखिएगा आयोडीन। आयोडीन की उपस्थिति में क्या बनाता है बाबू, थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। याद रहेगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का कार्य करता है, यानी शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन जरूरी है बाबू, तो शरीर का संतुलन, यानी जो भी ऐच्छिक गतियां हैं इनका, हाथ पैर, इनका संतुलन बनाने के लिए अनुमस्तिष्क कौन जरूरी है बाबू, अनुमस्तिष्क, या इसी को क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। क्या बोलते हैं बाबू, सेरिबेलम क्या है, आवश्यक है। सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क क्या करता है, शरीर की स्थिति और संतुलन का क्या करता है, कार्य करता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट नंबर कह रहा है 71 पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। इनमें से सभी काम क्या करते हैं बाबू, साइटोकाइनिन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं बाबू। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है, तो याद रखिएगा हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा, किसके द्वारा बाबू, मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा क्या होती है, अलैंगिक जनन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा बाबू, मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो परागकण किसमें बनता है बाबू, बाह्यदल में, पंखुड़ी में, पुंकेसर। कहां बनता है बाबू, पुंकेसर परागकण, पुंकेसर के भाग ही है क्या बाबू, परागकण। आप पढ़े होंगे बाबू, ऐसे ऊपर वाला भाग ऐसे होता है, यह होता है बाबू परागकोश। क्या होता है बाबू, परागकोश। और परागकोश के अंदर ही क्या पाए जाते हैं बाबू, परागकण पाए जाते हैं। और ये डंटा जैसी रचना क्या कहलाती है, पुतंतु कहलाती है। और पूरी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पुंकेसर। क्या बोलते हैं बाबू, पुंकेसर बोलते हैं। तो पुंकेसर में ही क्या बनेगा, परागकण। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्न में कौन मादा जन अंग का भाग नहीं है। मानव में मादा जन अंग का भाग नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिनी नली नहीं है। ये किसका है बाबू,
यानी पुरुष, नर किसका बाबू, नर जनन अंग का भाग है, नर जनन अंग का क्या है बाबू, भाग है। और वही पूछ रहा है कौन नहीं है, तो कौन नहीं है बाबू, शुक्रवाहिका, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है बाबू, 75 कह रहा है आपके पास कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, यानी जॉन ग्रेगर मेंडल। याद है ना, मेंडल ने ही वंशागत नियमों का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। मटर के पौधे पर उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो स्त्रियों में क्या होता है बाबू, XX होता है, और मादा में क्या होता है, मादा में XX, और नर में किसमें बाबू, नर में क्या होता है XY। तो किसमें पूछ रहा है, स्त्री में, तो याद रखेंगे XX। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है बाबू, ताकि उसका क्लोरोफिल क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, यानी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और क्या बाबू आयोडीन क्यों दिया जाता है, मंड की जांच के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी क्लोरोफिल को नष्ट करने के लिए ही अल्कोहल में उबाला जाता है। कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो किस रूप में देखा जाता है, वो 10x यानी 10 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी 10x पर देखा जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, वो सिनेपस, क्या कहता है, सिनेपस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, यानी दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच मध्य खाली स्थान को सिनेपस कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80 कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है। आहार श्रृंखला में क्या होता है, वो सबसे पहले क्या होता है, आपको मालूम है, उत्पादक। क्या होता है बाबू, उत्पादक के बाद कौन जीव आना चाहिए, शाकाहारी। क्या आना चाहिए, शाकाहारी के बाद कौन श्रेणी का, निम्न श्रेणी कौन जीव आना चाहिए, मांसाहारी। निम्न श्रेणी कौन जीव आना चाहिए बाबू, मांसाहारी आना चाहिए। और इसके जस्ट बाद कौन आता है बाबू, उच्च श्रेणी। कौन श्रेणी बाबू, उच्च श्रेणी का कौन आता है, मांसाहारी। उच्च श्रेणी का कौन आएगा, वो मांसाहारी आता है। अब बताइए, देखिए कौन सा क्रम इसमें सही है। घास उत्पादक, गेहूं उत्पादक, आम, सब के सब उत्पादक, ये नहीं है। घास को कौन खाएगा, बकरी को कौन खाएगा, मानव। ये हो सकता है, बकरी को गाय नहीं खा सकती है, ये भी नहीं हो सकता है। घास को बकरी खाती है, लेकिन बकरी को मछली नहीं खा सकती है, तो कौन सही है, बी नंबर सही है। घास को कौन खाएगी, बकरी, और बकरी को कौन खाएगा, मानव। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, जो आहार श्रृंखला का एक क्या है, निर्माण करता है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 81 व्योधारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, विद्युत जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, विद्युत जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। कह रहा है बाबू, दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा। ऊर्जा किसका मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है बाबू, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। और एक कैलोरी अगर पूछे कोई, तो 4.2 जूल या 4.18 जूल होता है, या इसी को कई बार लिखता है 4.18 जूल, लेकिन एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। क्वेश्चन नंबर 83 निम्न में किसका अर्थ जल होता है। जल किसका अर्थ है बाबू, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। क्या होता है बाबू, हाइड्रो। हाइड्रो किसका है बाबू, हाइड्रो किसका, यानी हाइड्रा होना चाहिए। मतलब क्या होता है बाबू, ये क्या है बाबू, आपके पास किसका, जो जल का क्या है अर्थ हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही। क्वेश्चन नंबर 84 निम्न निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो याद कीजिए 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इनमें से कोई नहीं, तो कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 85 कह रहा है परावर्तन के नियम में निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम पढ़े होंगे, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है बाबू, कोण आई बराबर कोण आर।
क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बाबू, 2 होती है। कितनी होती है, 2 फोकस F1 और F2 क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है बाबू, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटन, साग सब्जियों का कौन बाबू, विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जब भी बाबू साग सब्जियों का विघटन होगा, कंपोस्ट बनेगा, तो वहां से ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ऊष्माक्षेपी। समझ में आ रहा है बाबू, सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 89 पर हम लोग पहुंच गए। उपचयन प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, सभी इनमें से सभी सही है। उपचयन मतलब अब याद रखिएगा ऑक्सीकरण क्या होता है बाबू, और ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन पढ़े होंगे। ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो या कोई तत्व से इलेक्ट्रॉन का क्या हो बाबू, त्याग हो, यानी इनमें से सभी घटनाएं हो सकती हैं उपचयन में। ठीक है, चलिए कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। देखो विद्युत अपघटन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एनोड क्या होता है बाबू, एनोड, एनोड पे होता है कौन सा चार्ज वो बताइए। एनोड पर होता है माइनस चार्ज कि प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। और कैथोड पर क्या होता है बाबू, कैथोड पे क्या होता है, माइनस चार्ज। क्या होता है, माइनस चार्ज। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पे, एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर। बताइए बाबू इलेक्ट्रॉन पे के पास कौन सा चार्ज है बाबू, माइनस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज जो होता है, माइनस चार्ज हमेशा किसकी ओर आएगा, प्लस की ओर, यानी किस पे मुक्त होगा बाबू, एनोड पर क्या होगा, मुक्त होगा। कंसेप्ट समझ में आया। विद्युत अपघटन में क्या होता है, एनोड प्लस चार्ज वाला, कैथोड माइनस चार्ज वाला। ठीक है बाबू, और हमसे पूछ रहा है कि एनोड मतलब इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज होगा, यानी माइनस चार्ज किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास, यानी किस पे जाएगा, एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु कौन है। तो इनमें सबसे क्रियाशील कौन है बाबू, सोडियम है, यानी Na। कौन है बाबू, Na इसमें सबसे क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है जिब्रेलिन्स है। जिब्रेलिन्स क्या होता है बाबू, एक प्रकार का पादप हार्मोन है। क्या है बाबू, पादप हार्मोन क्या है बाबू, जिब्रेलिन्स है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। और कौन सा हार्मोन है, आपको मालूम है कौन सा हार्मोन बाबू, पादप हार्मोन। समझ में आया कि नहीं बाबू, सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। कह रहा है 93 पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, यानी भोजन का परिवहन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। जबकि जाइलम होगा किसके लिए बाबू, जल संवहन के लिए। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 94 पर हम लोग पहुंच गए। 94 कह रहा है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है बाबू, एब्सिसिक अम्ल के कारण। किसके कारण, एब्सिसिक अम्ल जो क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियां क्या जाती हैं, मुरझाना प्रारंभ करती हैं। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बाबू, इसको बोलते हैं सिनेपस। क्या बोलते हैं, सिनेपस। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है। क्या होता है बाबू, शुक्राणु, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। जबकि मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किसमें होता है बाबू, ईस्ट में होता है। किसमें होता है, मुकुलन के द्वारा किसमें होता है बाबू, ईस्ट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। याद कीजिए बाबू, हीलियम का संकेत क्या होता है, He। क्या होता है बाबू, He। हीलियम
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब के सब क्या होते हैं बाबू? निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस होते हैं। क्या होते हैं बाबू? निष्क्रिय गैस या क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय क्या होते हैं? गैस होते हैं। समझिएगा, अक्रिय गैस होते हैं। इसी को इंग्लिश में और किसके नाम से जाना जाता है? नोबल गैस। कौन गैस बाबू? नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। यानी हीलियम कैसा है? अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का, परमाणु की संख्याओं का अनुपात। जल का फॉर्मूला क्या होता है? वो H2O। क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो 2:1। ऑप्शन नंबर एक ही 2 जगह लिखा गया, लेकिन समझ है ये भी यही है, ये भी यही है। तो याद रखिएगा 2 कितना बाबू? 1 होता है। 100 नंबर क्वेश्चन कर आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं बाबू? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं आपको मालूम है? 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 101 कह रहा है बाबू कि सिलिका क्या है? सिलिका, सिलिका नहीं बाबू, सिलिकन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? सिलिकन। क्या होना चाहिए? वो सिलिकन जो होता है SI, सिलिकन होना चाहिए। सिलिकॉन, सिलिकॉन SI। ये क्या है बाबू? सिलिकॉन एक कौन धातु है? उपधातु है। कौन धातु है बाबू? उपधातु। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 OH का क्रियाशील मूलक क्या है? OH क्या होता है बाबू? अल्कोहल। क्या होता है बाबू? अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो ऑक्सीजन का संतुलन बाबू प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि प्रकृति में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही। ठीक है, पौधा में श्वसन की क्रिया में ATP के टूटने पर ADP के टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है बाबू? तो याद रखिएगा 30.5। कितना? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 105 पे चलते हैं। कह रहा मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। 2 अलिंद और 2 क्या बाबू? निलय। 2 अलिंद 2 निलय, यानी कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 106 मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब होता है। प्रकुंचन या संकुचन वाला, संकुचन कितना होता है बाबू? 120 और शीतलन कितना होता है बाबू? 80। ठीक है बाबू, तो यानी पूछ रहा प्रकुंचन यानी कौन बाबू? संकुचन वाला 120 mmHg। ठीक है बाबू। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की किस भाग से होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया? तो पत्तियों में उपस्थित ऑस्टोमाटा, ऑस्टोमाटा के द्वारा होगा, यानी पत्ता। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 108 कृत्रिम ब्रेक अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन पृथक करता है। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें सभी। किनको बाबू? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि आपको मालूम है यूरिया निकालता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। यानी ये किसका बाबू उत्पाद है? तो याद रखिएगा ये किसका उत्पाद है बाबू? याद रखेंगे किसका? नाइट्रोजन का। यानी नाइट्रोजन वाले पदार्थ को क्या निकालता है? बाहर निकालता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में बाबू प्रजनन किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा होगा बाबू? मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ये एस्नेल वाला नियम याद कीजिए बाबू। म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन क्या होता है? आर होता है। जब म्यू1 म्यू2 लिखेंगे तो वही आ जाएगा म्यू2 साइन, ना म्यू2 नहीं म्यू1 साइन आई बराबर हो जाएगा म्यू2 साइन आर, यानी एस्नेल का नियम आ जाएगा। तो कौन सा ये बाबू देख लिए? साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण
कौन दर्पण बाबू? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है बाबू, सब आपको याद है। क्वेश्चन नंबर 112 का स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का झुकाव सबसे ज्यादा बाबू? बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का झुकाव सबसे क्या होता है? अधिक होता है। सबसे कम किसका होगा? लाल का होगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है? तो विद्युत फ्यूज में क्या होता है बाबू? जब धारा का मान काफी अधिक बहता है तो गर्म हो जाता है, गर्म होकर तार क्या होता है? टूट जाता है। यानी विद्युत धारा के कौन प्रभाव पे? ऊष्मी प्रभाव पे क्या करता है? कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। यानी प्रतिरोध के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बाबू? तो याद कीजिए ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? I बट्टा कितना होता है? R। यही ना फॉर्मूला आएगा। यहां से अगर R निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा बाबू? नीचे एक मान लीजिए, क्या हो जाएगा? V इंटू में R बराबर क्या हो जाएगा? I। और यहां से अगर हम R निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? I बट्टा भी। कितना हो जाएगा बाबू? I बट्टा भी। नहीं, यहाँ आप देख लीजिए गलती है कि सही है, ये बताइए। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं ओम का नियम। किसका नियम? ओम का। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर कितना? R। आई आर। कितना होता है? आई आर। तो यहां से हमको मान किसका निकालना है बाबू? प्रतिरोध का। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा आई। क्या हो जाएगा? V बट्टा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यानी आर बराबर हो जाएगा V बराबर आई आर। ओम का नियम। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा आई। V बट्टा आई। V बट्टा आई। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। देख लीजिएगा V बट्टा आई। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो बाबू याद रखना है दिष्ट धारा भी देता है, प्रत्यावर्ती धारा भी देता है। दोनों प्रकार की धाराएं क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ पाए जाते हैं? कुछ लोगों का मानना है गंदा जल। नहीं बाबू, डेंगू उत्पन्न करने वाले जल हमेशा डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? साफ जल में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं बाबू? साफ जल में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? यानी कौन बायोगैस ईंधन प्राप्त नहीं होगा? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस में बायोगैस मतलब पेड़ पौधा वाले उत्पाद से लकड़ी मिलता है, गोबर गैस मिलता है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी नंबर क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 118 का निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं बाबू? जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच का कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं। किसका नहीं करेंगे? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से प्रकाश क्या नहीं होगी? पार नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 119 का किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। यानी समान आकार का प्राप्त करना है बाबू तो आपको किस पे रखना पड़ेगा? यानी किस पे बाबू? तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना पड़ेगा? वक्रता केंद्र पे। तो समान आकार का प्रतिबिंब क्या होगा? प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि समान दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी अगर क्या पूछे बाबू? न्यूनतम दूरी अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कितना बाबू? 25 सेंटीमीटर। कितना बाबू? और अगर आपसे दूर वाला दूर बिंदु पूछे, दूर बिंदु आप याद रखिएगा अनंत। कितना होगा बाबू? अनंत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? 25 सेंटीमीटर। सी नंबर क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 121 लोहे की परमाणु संख्या होती है Fe का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? 26 होता है। कितना होता है बाबू? 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता उसका पीएच मान होगा। बाबू लाल को किसमें चेंज कर रहा है? नीला में। लाल को चेंज कर रहा है नीला में। इसका मतलब क्या है बाबू? वो भस्म है।
यानी क्या है बाबू क्षार, और क्षार का पीएच मान किससे 7 से क्या होगा अधिक होगा। किससे अधिक होगा बाबू 7 से अधिक होगा। यानी 7 से अधिक इसमें कौन है 7 से अधिक कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पद को नीला करता है उसका पीएच होगा बाबू, लाल को नीला में चेंज करता है, इसका मतलब नीला को लाल में चेंज करेगा तो अम्ल है, और लाल को नीला में चेंज करता भस्म। 7 से अधिक, 7 से अधिक इसमें 3 है बाबू। अगर यहाँ क्वेश्चन में कह सकता है कि इसका पीएच मान नहीं होगा, अगर पीएच मान नहीं होगा तो कौन सही है बाबू 7 से अधिक जो नहीं है वही सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है, क्योंकि अम्ल नीला को लाल में चेंज करता है और भस्म लाल को किस में चेंज करता है वो नीला में, जिसका पीएच मान 7 से अधिक 11 भी है, 10 भी है, 8 भी है। तो इनमें से 3 सही होना चाहिए अगर पूछेगा पीएच मान होगा, अगर नहीं होगा तो कौन सही होगा बाबू सी नंबर यानी 5 सही है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि आधुनिक आवाज सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवाज सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है बाबू 118। कितनी है बाबू 118 तत्व है, और वर्ग की संख्या कितनी है बाबू 18 है। कितनी है 18 तत्व है। 18 क्या है बाबू 18 आपके पास क्या है बाबू वर्ग पूछेगा तो 18, आवर्त पूछेगा तो बाबू कितना बोलिएगा आवर्त 7, और कुल तत्वों की संख्या किसकी संख्या बाबू तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू तो याद रखिएगा 118। कितनी हो जाएंगी 118। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 124, जो शायद नहीं अभी भी क्वेश्चन है 124 कर रहा है कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO किसका होता है बाबू एल्डिहाइड का। किसका होता है एल्डिहाइड का होता है। अल्कोहल का OH होगा, कीटोन का COR होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है बाबू जनित्र। क्या कहेंगे बाबू जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है ए क्या है सही है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है बाबू तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर लघु पतन कहेगा धारा का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। 127 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी यानी कौन ऊर्जा बाबू नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा नहीं है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है तो हो सकता है बाबू जल में विलय यानी ऑक्सीजन के साथ संयोग करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाएगा। तो बाबू ये याद रखना है कि हमेशा धातु के साथ संयोग करेगा तो उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाएगा। धातु कौन कौन है धातु बाबू Fe है और क्या है कैल्शियम है, लेकिन Fe जल में घुलनशील नहीं है तो इसलिए कौन सही होगा कैल्शियम क्या होगा सही होगा। कैल्शियम के संयोग करने के बाद क्या उच्च गलनांक वाले यौगिक का क्या करेगा निर्माण करेगा। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 29 का विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है बाबू। अभी नीचे आ गया क्या ये चलो यही क्वेश्चन 2 बार हो गया बाबू। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र होगा, और आपके पास लघु पतन में धारा का मान क्या होता है बहुत अधिक। निम्न में कौन जैव मात्रा ये तो बता चुके हैं बाबू, ये भी आपको बता चुके। 132 हो गया। 133 कह रहा है पराग कोश में होते हैं। क्या होते हैं पराग कोश में क्या पाए जाते हैं बाबू पराग कण। क्या पाए जाते हैं पराग कण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट 134 कह रहा है कि विकासी दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो याद रखिएगा हमारी समानता किसके समान है बाबू, यानी
चिंपैंजी के समान। किसके समान? चिंपैंजी के समान। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 35 135 कह रहा है बाबू मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन होता है किसमें बाबू? ईस्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ठीक है बाबू, तो ये था हम लोग के पास 135 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है बाबू, अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।